Hello students, welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the last chapter of ICT, that is Application of Computer in Education, and after this we'll finish the ICT syllabus. So let's begin. Application of Computer in Education. किस तरीके से हम कंप्यूटर को एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं. ई लर्निंग रेफर्स टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. ई लर्निंग होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशनल करिकुलम में किस तरीके से यूज़ करें कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग है जिसमें हम लोग सिर्फ चॉक एंड बोर्ड यूज़ करते थे उसको चेंज करा जाए, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके और इंटरैक्टिव बनाया जाए और जिसमें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें. की कंपोनेंट्स क्या है. पहला है डिजिटल कंटेंट उसमें होना, जैसे टेक्स्ट हो गया, वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस वगैरह हो गए. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लैक बोर्ड, कैनवस, वहाँ जहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट या असेसमेंट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं. कम्युनिकेशन टूल हो गया जिसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, थ्रू ईमेल्स हो गया, अगर रिटन अगर हम लोग टाइप करके भेजें तो. असेसमेंट एंड फीडबैक यानी क्विजेज रहते हैं जहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक आपको मिलता है. एंड मल्टीमीडिया लर्निंग जहाँ एनिमेशन होता है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, पॉडकास्ट होता है, वीडियोज़ होता है. टाइप्स ऑफ ई लर्निंग जिसमें पहला है सिंक्रोनस ई लर्निंग, जिसमें क्या होता है कि लाइव लेक्चर्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट होते हैं वो एक एक दूसरे के साथ सेम टाइम पे इंटरेक्ट करते हैं. जैसे हो गया जूम क्लास या हमारे गूगल मीट में जैसे हम लोग क्लासेस लेते थे वो, उसमें क्या हो गया कि इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट जो होते हैं वो सेम टाइम पे ही एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. फिर आता है हमारा एसिंक्रोनस ई लर्निंग, जिसमें कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है. बच्चे अपने हिसाब से असाइनमेंट्स देते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें रीडिंग कर सकते हैं. जैसे वीडियो प्री रिकॉर्डर होते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो वीडियो देखेंगे. उनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि सुबह 8 बजे ही क्लास होगा. जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उसको वो अपने हिसाब से, अपने फ्री टाइम के हिसाब से वो खोल के देख सकते हैं, ऑनलाइन क्विजेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. ब्लेंडेड लर्निंग हो गया दोनों का मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल इन पर्सन लर्निंग एंड ऑनलाइन ई लर्निंग, जहाँ पे फेस टू फेस एंड डिजिटल इंटरेक्शन दोनों होता है. जैसे स्टूडेंट ने फिजिकल क्लास अटेंड किया और जो कोर्स या मटेरियल या फिर जो टेस्ट है वो ऑनलाइन हो गया, तो जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, दैट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग. एंड माइक्रो लर्निंग जहाँ पे शॉर्ट फोकस लर्निंग सेगमेंट दैट आर डिलीवर्ड ऑनलाइन, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के इंटरैक्टिव कंटेंट जो हम लोग डालते हैं, बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे कंटेंट होते हैं. चलो किसी ने कंटेंट डाल दिया कि मैथ्स का एक, उन्होंने वैदिक मैथ्स का एक कोई भी एक एडिशन कैसे करना है, एक टॉपिक डाल के उन्होंने वीडियो छोड़ दिया, तो लोग उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं. तो वो छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं, दैट इज़ माइक्रो लर्निंग. अब एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, कन्वीनियंस होता है बच्चों को, कॉस्ट इफेक्टिव है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके लाइब्रेरी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जो भी है उनको आराम से रिड्यूस्ड कॉस्ट में मिल जाता है. पर्सनलाइज लर्निंग है, मतलब अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं, अपने स्पीड के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से. वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस उनके पास है, खाली ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज उनको मिलता है, उनको वीडियोज़, एनिमेशन, ई बुक्स, इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस, काफ़ी कुछ मिलते हैं. ग्लोबल एक्सेस है, ई लर्निंग अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड टू एक्सेस हाई क्वालिटी एजुकेशन. इंक्रीज्ड एंगेजमेंट है, बच्चों का आजकल एंगेजमेंट क्लास में बहुत ज़्यादा रहता है. एंड सेल्फ बेस्ड लर्निंग. अब चैलेंजेस क्या क्या फॉलो करते हैं, फेस टू फेस जो होता है वो इंटरेक्शन हो नहीं पाता. टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लेते हैं अपना हर क्राइटेरिया और बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन उनका कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने पेस के हिसाब से, चलो आज मन नहीं है कल पढ़ेंगे, कल मन नहीं है परसों पढ़ेंगे, उस टाइप से हो जाते हैं. तो स्टूडेंट जो अपना टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते. लिमिटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, स्पेशली दोज रिक्वायरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे लैब्स, साइंस एक्सपेरिमेंट है उसके भी वीडियोज़ बच्चे देख लेते हैं, लेकिन खुद से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लोग नहीं कर पाते हैं. डिजिटल लिटरेसी, सारे बच्चों के, सारे फैमिली को, सारे टीचर्स को, सबको डिजिटल लिटरेसी हो ये पॉसिबल नहीं है. कितनों को नहीं आता है तो उनके लिए एक ड्रॉबैक हो जाता है. फिर है इफेक्टिव ई लर्निंग करना कैसे है, बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके क्या हैं. क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है. आप एक पर्टिकुलर वेबिनार क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर गूगल मीट में क्लास क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका एक गोल और एक एक्सपेक्टेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए. इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही लथार्जिक, बहुत ही मोनोटोनस वीडियोस हो. थोड़े से ऐसे इंटरैक्टिव वीडियोस, ऐसे वीडियोस होने चाहिए जिसमें बच्चे इंटरैक्ट करें, क्यूरियस हों, क्वेश्चंस पूछें, क्लास में एक डिस्कशन हो. रेगुलर फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है ताकि और इंटरेस्ट बना रहे.
पीयर कोलैबोरेशन करना ज़रूरी है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया बच्चों को ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ऑनलाइन इंटरेक्ट करें, और सारे प्रोजेक्ट वर्क देने से उनका जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो फोस्टर होता है। क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ, ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है कंटेंट को एक लॉजिकल वे में, हायरार्की मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से पहला टॉपिक क्या होगा, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, एक लर्निंग पाथ शुड बी स्ट्रक्चर्ड। प्रोवाइड सपोर्ट, टीचर्स को एज अ मेंटर स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्ट्रगल ना करें। गेमिफिकेशन यूज़ करना ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके रख सकें। एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो स्टूडेंट है वो डिसकनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट है वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज़। अब 2.0 टेक्नोलॉजी है क्या? ये है सेकेंड जनरेशन WWW का। This was first coined by Tim O'Reilly in 2004 and signifies a major evolution in how people interact with the internet. इंटरनेट में बहुत सारे चेंजेस आए थे। क्या चेंजेस आई थी हम लोग वो लोग देखेंगे। मीनिंग क्या है? मीनिंग है इट इज़ डिफाइंड एज अ फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट वेयर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पेजेस टू इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। पहले सिर्फ क्या था, गूगल इंजन था जहाँ पे सर्च इंजन थे, आप सर्च करते थे, बस कुछ आपको चाहिए आपने सर्च कर लिया, किसी के बारे में जानना है आपने सर्च कर लिया। वहाँ से वो कहाँ शिफ्ट हुआ, एक कोलैबोरेशन में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं लोग। व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ईमेल्स आ गए, कितना कुछ आ गया जिसमें हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, और पोस्टमैन वाला काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम लेटर भेजें और 10 दिन बाद पहुँचे। तो एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म आ गया, दैट वाज द शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0। पहला है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। जितने भी कंटेंट है बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं आजकल, जैसे ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, हम लोग रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो वो बहुत ही ईजी हो गया कंटेंट जनरेशन में। इंटरैक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, इतने सोशल नेटवर्किंग साइट्स खुल गए हैं कि अभी इजीली इंटरैक्ट भी कर सकते हैं एंड कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। रिच यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है क्योंकि अभी एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है, ऑडियो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी डिवाइस आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपने अभी गूगल में कहीं पे डेस्कटॉप पे बैठ के काम किया था, उस काम को परस्यू आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं। टैगिंग एंड फोक्सोनॉमीज, वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो अलाउ करता है यूज़र्स को टैग करने के लिए कंटेंट में, जैसे हम लोग टैग करते हैं किसी को उस तरीके से, जिसमें कि विच एड्स इन बेटर कैटेगराइजेशन, जो कि कैटेगराइजेशन में ईजी लगता है। जैसे हम डांस का रील बनाते हैं तो हम लोग कितने सारे हैशटैग्स लगाते हैं उसमें, तो वो हैशटैग जो होता है वो फॉलो करने के लिए हेल्प करता है। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, content recommendations are based on user behavior and preference. For instance, platforms like Netflix or Amazon suggest content based on previous activities or rating from other users. हमारे पास अभी Netflix भी है, Amazon है, Z5 है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होता है। इसमें एक आपको इस टाइप के जॉनर मिल जाएंगे, दूसरे में अलग टाइप के जॉनर मिल जाएंगे, और रेटिंग के हिसाब से होता है। Open APIs and mashups. Web 2.0 encourages the integration of different data sources and services through APIs, allowing developers to create mashups of existing platform and services. अब टाइप्स ऑफ 2.0 टेक्नोलॉजी क्या है? पहला है सोशल नेटवर्किंग एंड मीडिया, जिसमें हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल वेबसाइट्स आ जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़र जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, जहाँ पे वेबसाइट्स एंड इंश्योर यूजर्स टू क्रिएट पर्सनल या फिर प्रोफेशनल ब्लॉग्स जहाँ पे वो लोग बना सकते हैं। उसमें विकीज़ भी आ जाता है, विकीपीडिया एंड विकिशनरी, जिसमें डिक्शनरीज, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फिर से सोशल बुक मार्किंग एंड टैगिंग, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ यूज़र सेव कर सकता है एंड ऑर्गेनाइज कर सकता है एंड शेयर करता है बुक मार्क ऑफ वेब कंटेंट एंड रिसोर्सेज। वीडियोज़ भी शेयर करे जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, और जैसे यूट्यूब हो गया हमारा, यूट्यूब में काफ़ी सारे शॉर्ट्स हो गए, वो सब भी हम लोग अभी उस प्लेटफॉर्म में भी पहुंच गए हैं। फिर है कोलैबोरेटिव टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म्स दैट हेल्प यूजर्स कोलैबोरेट इन रियल टाइम प्रोजेक्ट। वो लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ टास्क में, डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने के लिए, जैसे गूगल डॉक्स एक है, ट्रेलो एक ऐप है, इन सब चीज़ों की मदद से हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग है, प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन। हम लोग अभी ऑनलाइन ही शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन सेव भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में शेयर सेव कर सकते हैं। मैशअप्स मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा और कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज,
जैसे गूगल मैप्स मैशअप, इंटीग्रेटिंग मैप्स विद अदर डेटा, रियल एस्टेट लिस्टिंग या फिर रेस्टोरेंट रिव्यूज़, वो सब भी हम लोग आजकल गूगल मैप में देख सकते हैं। मैप्स भी होता है प्लस उसमें रेटिंग भी दे देता है आजकल। फिर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, जहाँ पे हमारा अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस टाइप के भी सारे हमारे पास अभी हैं कि अभी घर बैठे हम लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब हमारा 2.0 के एग्जाम्पल्स है, क्या क्या इंक्लूड हो गया 2.0 वेब में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए 2.0 टेक्नोलॉजी के। फेसबुक हो गया, ट्विटर, यूट्यूब, विकीपीडिया, गूगल ड्राइव, पिंटरेस्ट हो गया, ट्रेलो हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। ये सब पहले नहीं था, तो जब इसका डेवलप हुआ, दैट इज़ दी वेब 2.0 टेक्नोलॉजी। अब वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? वर्चुअल क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जहाँ पे स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों इंटरैक्ट कर सकते हैं रियल टाइम, मतलब आमने सामने वो लोग उसी टाइम पे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल क्लासरूम. Virtual classrooms are key component of e-learning, offering an interactive and dynamic learning experience. They allow for remote education, enabling students to attend classes. कोई बहुत दूर है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है, हमारा एग्जाम्पल ले लो कोविड का। कोविड के टाइम में कोई बाहर नहीं आ सकता था, तब वर्चुअल क्लासरूम्स में हम लोग पढ़ाई करते थे. की फीचर्स क्या है? लाइव इंस्ट्रक्शन मिलता है, रियल टाइम इंटरेक्शन, मतलब स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर जो होता है वो उसी टाइम पे इंटरैक्ट कर सकता है थ्रू कम्युनिकेशन, जैसे चैट रूम हो गया, ऑडियो वीडियो कॉल्स हो गए, उसमें तुरंत ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. गूगल मीट में अगर आप में से किसी ने किसी स्कूल में पढ़ाया है या फिर आपने गूगल मीट यूज़ किया है पढ़ाने के लिए बच्चों को, आपने देखा होगा उसमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. मल्टीमीडिया भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन जैसे मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये एक प्रेजेंटेशन में मैंने फिर ऑडियो डाला है, उस तरीके से हम लोग मल्टीमीडिया भी यूज़ कर सकते हैं. फिर इंटरैक्टिव टूल्स जैसे क्विजेज़ हो गए, फिर उसमें आपने देखा होगा गूगल मीट में हैंड रेज़ करने के लिए एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हैंड रेज़ कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, स्माइलीज़ भेज सकते हैं. देन अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन ट्रैकिंग, अगर आपको ना पता हो गूगल मीट में आप अटेंडेंस भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, किस किस ने ज्वाइन किया है, सब कुछ देख सकते हो, कितने टाइम के लिए ज्वाइन किया है. रिकॉर्ड कर सकते हो वर्चुअल क्लासरूम. कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हो, जहाँ पे टीम वर्क हो सकता है, प्रोजेक्ट में सब लोग मिलके काम कर सकते हैं. असाइनमेंट एंड असेसमेंट भी हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम में थ्रू क्विजेज एंड अदर टेस्ट प्लेटफॉर्म्स. अब बेनिफिट्स हैं वर्चुअल क्लासरूम का: एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्स लर्निंग मटेरियल है, एंड ग्लोबल एक्सेस है. एक्सेसिबिलिटी, ईजिली एक्सेसिबल है, आजकल घर घर में इंटरनेट है. कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, पहले बहुत महंगा पड़ता था, आजकल तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है. आप इवन फ़ोन में भी रिचार्ज करो, रिचार्ज के साथ इंटरनेट फ्री मिलता है. कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबल है बहुत, आप कहीं पे भी बैठे बैठे इंटरनेट यूज़ कर सकते हो. डाइवर्स लर्निंग मटेरियल, आपको काफ़ी सारे मटेरियल मिलते हैं. एंड ग्लोबल एक्सेस, वर्ल्ड वाइड आप यूज़ कर सकते हो. पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, आप अपने हिसाब से, अपने पेस से, अपने एक्सेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हो. रियल टाइम फीडबैक आपको तुरंत मिलता है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग हैज़ बिकम इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर वर्चुअल क्लासरूम. और टाइप्स ऑफ वर्चुअल क्लासरूम आई गेस मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो ई लर्निंग पढ़ा था उसमें यही था. सिंक्रोनस था, एसिंक्रोनस था, एंड हाइब्रिड या ब्लेंडेड था. ये सेम वही है. दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअल क्लासरूम. अब यहाँ पे कुछ मैंने पॉपुलर जो वर्चुअल क्लासरूम्स यूज़ होते हैं उसका एग्जांपल दिया है. जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, किसको वेबएक्स है, एडोब कनेक्ट है, मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, कहूत है. कहूत जो होता है उसमें काफ़ी सारे क्विजेज एंड गेम्स होते हैं बच्चों के लिए. तो ये सारे हम लोग वर्चुअल क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं. अब वर्चुअल क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं? टेक्निकल इशू हो सकता है, उस वजह से कंप्यूटर का कनेक्शन कट गया, कनेक्टिविटी इशू हुआ, सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया. स्टूडेंट का एंगेजमेंट में प्रॉब्लम होता है. स्टूडेंट कभी कभी डिसएंगेज्ड फील करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हो, उनको प्रॉपर सुपरविजन नहीं मिलता है. एक्सेसिबिलिटी, हर बच्चे को हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है. सोशल इंटरेक्शन लैक हो जाता है. वर्चुअल क्लासरूम में माइट लिमिट सोशल इंटरेक्शन विच कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड देयर सेंस ऑफ कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन फील नहीं होता उनको, उस वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल भी कम हो जाता है. टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में सम स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड स्टेइंग ऑन ट्रैक विदाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल रूम. फिजिकल रूम ना होने की वजह से वो अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट है OER यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, ये होता क्या है? ये फ्री टीचिंग, जितने भी लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल है जो फ्री अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोई भी यूज़ कर सकता है, दैट इज़ OER.
These resources are released under an open license, typically a Creative Commons license, which allows user to access, modify and share the content with minimal restriction. इसमें बहुत ही कम restrictions होते हैं, आप इसको use कर सकते हैं. इसका definition क्या है? The UNESCO defines open education resources, teaching, learning and research material in any medium, digital or otherwise, that resides in public domain or have been released under an open license that permits no cost access. जहाँ पे नो कॉस्ट एक्सेस होता है, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है एंड उसको यूज़ करके वो आराम से उसमें बिना किसी भी जैसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं किसी में, वो सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OER. पहला है ये ओपन लाइसेंसिंग है, इसको ईजिली कोई भी फ्रीडम के साथ यूज़ कर सकता है, शेयर कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है मटीरियल्स को. फ्री एक्सेस है सबके लिए. अडेप्टेबिलिटी मतलब वन ऑफ द की फीचर इज़ कि यूज़र्स कैन अडेप्ट और मॉडिफाई द रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स. उसमें वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अगर उनके हिसाब से उनको एडिट करना है, कुछ ट्रांसलेट करना है, उसमें कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी शेयर्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, which encourages collaboration among educators and learners. This aspect ensures that the materials can be passed on. ये मटीरियल पास ऑन कर सकते हैं. फिर वैरायटी ऑफ फॉर्मेट होता है उसका, जिसमें टेक्स्ट बुक हो गया, लेसन प्लान्स हो गए, वीडियोस, पॉडकास्ट, सॉफ्टवेयर, इमेजेस, सब कुछ अवेलेबल होता है. पब्लिक डोमेन और ओपन लाइसेंस. OER materials are either in the public domain or covered by open license like Creative Commons. This license outlines how the resources can be used and modified and shared. इसमें पूरी तरह से ट्यूटोरियल भी दिया जाता है कि किस तरीके से यूज़ करना है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ OER. पहला है टेक्स्ट बुक, जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल रहते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बड़े बड़े जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके. फिर कोर्सवेयर होता है, जहाँ पे refers to collection of material designed for a course including lecture के slides, notes, assignments and assessments वगैरह. मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं. सॉफ्टवेयर एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं. लेसन प्लान्स एंड टीचिंग गाइड्स फॉर टीचर्स भी होते हैं. एंड रिसर्च मटेरियल, जो PhD होल्डर्स होते हैं उनके रिसर्च मटेरियल्स हो या फिर पेपर्स हो, रिसर्च पेपर्स, सब कुछ अवेलेबल होते हैं. फिर है बेनिफिट्स ऑफ OER. बेनिफिट्स क्या है? एक तो सबसे पहला है कि कॉस्ट सेविंग है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, परचेज एक्सपेंसिव नहीं होता है, एक्सेस टू हाई क्वालिटी रिसोर्सेज मिलते हैं, ग्लोबल एक्सेस मतलब फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन, दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. कस्टमाइजेशन, जहाँ पे स्पेसिफिक टीचिंग नीड्स एंड लाइफ लर्निंग स्टाइल के हिसाब से स्टूडेंट्स को मिल जाता है. एंड द अडेप्टेबिलिटी हेल्प्स क्रिएट मोर पर्सनलाइज्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस. प्रमोट्स कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, जो एनकरेज करता है बिटवीन एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन. एजुकेशन जो होते हैं वो दे कैन शेयर द रिसोर्सेज, इम्प्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग वंस. जितने भी एग्जिस्टिंग पेपर्स होते हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए वो अपना भी रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं. एनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ईजिली एक्सेसिबल होता है, तो लोग जब भी चाहें इसको एक्सेस करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं. सपोर्ट फॉर डाइवर्स लर्नर्स, और डाइवर्स लर्नर्स हैं जो लोग काफ़ी लोग नहीं ले पाते थे बिकॉज उनको परचेज करना पड़ता था, हाई कॉस्ट हो जाता, लेकिन अब ये डाइवर्स लर्नर्स के लिए एक सपोर्ट है. एंड फाइनली द चैलेंजेस ऑफ OER. पहला है क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि ये ईजिली लोग इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, तो इसीलिए जब भी कोई यूज़र यूज़ करता है उसको क्रिटिकली एसेस कर लेना चाहिए कि उसका एक्यूरेट, उसमें मटेरियल जो है वो एक्यूरेट है या नहीं. Sustainability. While many OER are created with good intention, maintaining and updating these resources can be resource intensive. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो होता है OER का इनिशिएटिव रिक्वायर्स ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए कि उसको अपडेट करा जाए, तो वैसा होगा नहीं होगा दैट इज़ नॉट नोन. देन टेक्निकल बैरियर. Assessing OER may require specific technical skills or tools. Some materials might require special software, क्योंकि वो फ्री है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया पता नहीं है. कभी कभी कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस वजह से टेक्निकल बैरियर आ सकता है. लैक ऑफ अवेयरनेस. डिस्पाइट द ग्रोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ OER, many educators and students are still unaware of the existence of this particular OER. और किसी को, आधे लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज़ अवेलेबल है, तो इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का, क्योंकि वो परचेज़ कर लेते हैं फिर. तो क्योंकि ये यूज़र्स के लिए ईजिली अवेलेबल है, बट दे आर टोटली अननोन कि ऐसा कुछ अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, किसी को पता ही नहीं होता. लीगल एंड कॉपीराइट कंसर्न्स.
Although OER are generally free to use, some users may still be unclear about the terms of open license, leading to potential misuse of the material. Thank you for watching. Stay tuned for more videos.